हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल टारगेट ऑन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स का जो है आप सब ने देखा कि वैकेंसीज प्रकाशित हो चुका है और आप सब जाहिर सी बात है इसके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लग चुके होंगे। और टारगेट ऑन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड जो क्लासेस है उस क्लासेस का एक बेहतरीन जो कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण कर रहा है और उससे जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं कि आपके रिक्वायर्ड नॉलेज है उस नॉलेज से जुड़े हुए जो भी टीचर्स है उस टीचर्स के द्वारा आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हमें जो है यहाँ पे इतिहास पढ़ाने का मौका मिला है और जनरल स्टडी में जैसा कि आप सब इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि इतिहास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऐसी स्थिति में इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझना और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में उससे रिलेटेड बातों की जानकारी देना ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास विषय बहुत बड़ा है और उसमें यह भी जो है बहुत मुश्किल अनुमान लगा पाना होता है कि उसमें कौन से चैप्टर से और कौन से खंड से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी हम सबका जो अनुभव है पिछले कई सालों से कई वर्षों से पढ़ाने का, उस अनुभव के आधार पर जो हम बातें आपको बताते हैं, अगर आप उसके इर्द गिर्द रहोगे, आप उन सारी बातों की सही परिप्रेक्ष्य में अगर आप जानकारी हासिल करते हैं, आप उसकी जानकारी रखते हो, तो निश्चित रूप से सफल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इतिहास विषय का इस प्रारंभिक परिचयात्मक जो सेशन है उस सेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इतिहास विषय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, तो यहां पर देखिए कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। ठीक है, जब हम इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, वो कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है कि हमें इतिहास जो समझना है वो क्या समझना है कि इतिहास मोटे तौर पे आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। लेकिन सामान्य तौर पे जनरल स्टडी में क्या होता है कि भारत के इतिहास से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व के इतिहास की अगर हम बात करें तो कभी कभार एक आध सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज पूरा जो फोकस जनरल स्टडी की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडी में हिस्ट्री भारत के इतिहास से ही पूछा जाता है। और ध्यान आपको रखना है कि जब भारत के इतिहास की बात आती है, ठीक है, जब हम भारत का इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसको सामान्य तौर पे जो है वो क्या है कि तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक एंशिएंट हो गया, ठीक है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, मेडिएवल हिस्ट्री हो गया। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीन भागों में बांटा गया है। अभी इसमें हम नहीं जाएंगे कि ये जो विभाजन है ये विभाजन किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि जिसने भी इसे बांटा, आपको पता होगा जेम्स स्टुअर्ट मिल ने इसको तीन भागों में जो है बांटा था। लेकिन आपको ध्यान में यहां ये रखना है कि प्रायः इससे इसी भारत के इतिहास को हम सब इसी रूप में पढ़ते हैं कि उसको तीन खंडों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस क्या है, ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिलेबस और आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस की बात करें तो अगर हम प्राचीन भारत को लेते हैं तो इसमें आप देखिएगा मोटे तौर पे ना 7 सिलेबस, 7 जो है इसके चैप्टर है। ठीक है, 7 चैप्टर्स कहने को होते हैं, लेकिन उस चैप्टर्स के भीतर बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि उसको एक लिमिटेड समय में कंप्लीट करना अपने आप में क्या होता है कि एक कठिन कार्य होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन फिर भी हम सब उसको बेहतर तरीके से वो सातों जो चैप्टर्स है उस सातों चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पहलू है सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से उन सारे पहलुओं की हम सब चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम भारत के कह सकते हैं कि डिस्टेंट पास्ट की बात करते हैं, विशेषकर जो सनातन संस्कृति का जो कह सकते हैं कि जो पालन करने वाले लोग होते हैं, अगर उसके हम डिस्टेंट पास्ट का मतलब है कि उसके दूरस्थ
अतीत की अगर हम बात करें तो दूरस्थ अतीत जो है वो कहां तक जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक युग। आप बोलोगे सर भारत में मुसलमान भी तो रहते हैं, तो मुस्लिम्स की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वास्तव में क्या है कि अगर हम बात करेंगे मुस्लिम्स की, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम इस्लाम धर्म तो 622 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मान लेते हैं, 610 एडी में वहां से आना होता है ना। लेकिन अभी तो हम सब बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, या 600 एडी से पहले की बात कर रहे हैं ना। तो पहले की जो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें इस्लाम धर्म की कोई बात नहीं होगी, है ना। जब भी इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो हम लोग जाहिर सी बात है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करेंगे। तो अगर हम क्या करें, सनातन, जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, अगर हम उसके डिस्टिंक्ट पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये बात सही है कि वहां पे हिंदू शब्दावली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया या उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो इसका ओल्डेस्ट जो एविडेंसेस है वो एविडेंसेस जो है प्राप्त होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और तब हम लोग प्राचीन भारत में अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, ठीक है, तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो चैप्टर हो जाता है वो चैप्टर क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वो चैप्टर क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाता है। और आप सब इस बात को जानते हो कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि भारत में नगरों के सर्वप्रथम अगर दर्शन की बात करें तो वो कहां पे होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का आप ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, तो एक तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इससे जो है कौन सी सभ्यता कही जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहकर भी पुकारा जाता है। तो एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। तो हम लोग इस विषय के अंतर्गत क्या करेंगे कि सबसे पहला जो मतलब सबसे पहली जो बात करेंगे वो बात यही करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे रखा जाता है प्राचीन भारत में, कौन से कालखंड में इसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज में शामिल किया जाता है। तो क्या रीजन है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम इसके सोर्सेस की बात करेंगे, जब हम इसके स्रोत की बात करेंगे कि इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है। क्योंकि भाई देखिए, इतिहास को हमको केवल पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें केवल ये नहीं करना कि अशोक ने ये कर दिया वो कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ के लोगों का जीवन ऐसा था, ठीक है, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, धार्मिक जीवन ऐसा था, ये सब अपनी जगह पे है, उसकी तो बात करनी ही करनी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे किसी भी कालखंड के, तो उस कालखंड के इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो स्रोत क्या है। तो अगर हम इसी व्यू से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है, इसके सोर्सेस क्या है। और सामान्य तौर पे देखिए दो तरह के सोर्सेस होते हैं, एक तो लिखित या साहित्यिक साक्ष्य हो जाएगा, लिखित व साहित्यिक साक्ष्य हो जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब लिखित और साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे पुरातात्विक, अगर ये दोनों के दोनों साक्ष्य हैं किसी भी युग के और एक घटना के साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य है, तो उस घटना की जो जानकारी है या उस घटना का जो इतिहास लेखन है अपेक्षाकृत वो क्या हो जाता है, ज्यादा प्रामाणिक हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अपठनीय होने की वजह से कह सकते हैं कि इसके उपलब्ध, ठीक है, इसकी जो लिपि है वो क्या है, अपठनीय, और अपठनीय होने की वजह से इसके लिखित साक्ष्य का प्रयोग इस युग के इतिहास लेखन में हम नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिपि अपठनीय है, इस वजह से इसके लिखित साक्ष्य का प्रयोग इस युग के इतिहास के निर्माण में हम नहीं कर पाते हैं।
तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी उस युग के इतिहास लेखन की के लिए जो है किस पर हो जाती है, ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से, उसके एक्सकैवेशन से प्राप्त होने वाले जो एविडेंसेस होते हैं, ऐसे सारे एविडेंसेस को याद रखेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहकर पुकारा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का के बारे में जो कुछ भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसका एकमात्र जो मतलब आधार है, जो एकमात्र साक्ष्य है, वो साक्ष्य क्या हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अपठनीय होने की वजह से उस युग के इतिहास लेखन के लिए जो है सारी जो निर्भरता है, वो निर्भरता किस पर हो जाती है, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर। इसीलिए आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के ना विभिन्न स्थलों से क्या क्या मिले हैं, इससे संबंधित सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है, बैलगाड़ी के 2 पहियों के निशान के साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला। आप देखिएगा, अगर आप कभी भी क्वेश्चन बैंक को अगर आप टटोलोगे तो आप पाओगे कि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और पूछे जाने का रीजन क्या है, यह स्पष्ट है, क्योंकि उसी के आधार पर इस युग का इतिहास लिखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्रोत है ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके आधार पे उसकी टाउन प्लानिंग को समझेंगे हम लोग, उसके जो है धार्मिक जीवन को, उसके आर्थिक जीवन को समझेंगे, उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और उसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था, यानी कि कहां से कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी, इस बात को हम सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे तो दूसरा जो चैप्टर है ना, ठीक है, वो दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, वैदिक युग। ठीक है, जब हम वैदिक युग की बात करते हैं, फिर से इसके सोर्सेस की बात करेंगे, इसका जो है स्रोत क्या है, किससे हम जानते हैं, किस तरह से जानते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग का कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास लेखन हेतु आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक युग की जब हम बात करते हैं, तो वैदिक युग में क्या है ना कि वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी बड़ी संख्या में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वैदिक युग के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस युग का इतिहास कैसे लिखा गया। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो भूमिका किसकी है, वैदिक साहित्य की है। ठीक है, वैदिक साहित्य की है, इसलिए इसमें जो है ना वैदिक साहित्य से रिलेटेड बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जब वैदिक साहित्य की बात आएगी ना, तो ध्यान ये रखना है कि इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आएगा, और क्या आएगा, ब्राह्मण। वेद आएगा, ब्राह्मण आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आरण्यक आएगा, और इसके बाद कौन सी पुस्तक आएगा, उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्रमशः, ये ध्यान रखिएगा, ये रेस्पेक्टिवली है, यानी इसका मतलब है ये जो है क्रमशः है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्रमशः कहने का मतलब है कि इसको क्रम से याद रखना है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य की बात आएगी तो वेद हो जाएगा, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद आरण्यक, इसके बाद उपनिषद। और ये जो उपनिषद है ना, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसीलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि इसके सोर्सेस की जब भी बात होगी, तो हम लोग की मुख्य रूप से निर्भरता जो है वो किस पर होगी, ध्यान रखना है, ये वैदिक साहित्य, ये वैदिक साहित्य पर होगा। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके कुछ मृदभांड भी मिलते हैं, चाहे वो मतलब जो है कह सकते हैं चित्रित धूसर मृदभांड हो गया, या फिर गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, या फिर एशिया माइनर के बोगास कोई नामक स्थान में जो कह सकते हैं कि जो मितन्नी अभिलेख मिला है, या इराक से जो कस्सी अभिलेख मिला है,
तो उन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इस पर जो हमारी निर्भरता होगी वो वैदिक साहित्य पे होगी। और फिर वैदिक साहित्य को पढ़ने के बाद फिर इस वैदिक साहित्य के आधार पर उस युग का समाज, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था, इसी प्रकार आर्थिक जीवन कैसा था, इसी प्रकार उस युग का धार्मिक जीवन कैसा था, इसी प्रकार उस युग का राजनीतिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे इसके भी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को समझने की। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है उस भौगोलिक विस्तार को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से कहां तक इसका विस्तार था, यह भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 6th सेंचुरी बीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6th सेंचुरी बीसी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो है ना प्राचीन भारत का, आप सोचिए कि इसको एक शताब्दी के नाम से पुकारा गया, शताब्दी ईसा पूर्व। और इसलिए पुकारा गया, इसको जो है ना बोलचाल की भाषा में या बोलचाल में इसको हम बौद्ध युग भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध युग भी कहा जाता है। ठीक है, इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, यह प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर इसलिए है क्योंकि इस काल में ना कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। सबसे पहली चीज ABC करके अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए ना, इसके परिणाम स्वरूप लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें याद रखिएगा जैन व बौद्ध धर्म सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय धर्म सिद्ध होता है। तो यहां पे हम लोग एक इंट्रोडक्शन ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए, है ना, क्या रीजन था, वो कौन कौन से रीजन थे। जब भी हम सुधार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। हम क्यों जो है हम कहते हैं कि हम में सुधार होनी चाहिए, हमारे देश की व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। तो सुधार का मतलब ये हो गया कि जो चीजें चल रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। तो हमें अगर उसमें क्या करना है कि उसको दुरुस्त करना है, तो हमें उस कह सकते हैं कि जो मतलब कह सकते हैं गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों में सुधार की जरूरत पड़ती है, रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस समय हमारे समाज और धर्म के अंदर बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे ऑडिटीज जो है वो घर कर गए थे, जिसके सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया गया 6th सेंचुरी BC में। उसी को सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा गया और इसी के परिणाम स्वरूप लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उसमें जैन और बौद्ध दो सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म था। तो इसमें जो दूसरा टॉपिक, तो ये कारण वगैरह समझेंगे। इसमें जो दूसरा टॉपिक है ना वो जैन और बौद्ध धर्म, जो कि एक बड़ा सा टॉपिक है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है हम लोग किसके बारे में समझेंगे, C हो जाएगा द्वितीय नगरीय क्रांति। ठीक है, इस काल में ध्यान रखना है कि द्वितीय नगरीय क्रांति यानी सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। सेकेंड इसलिए कहा गया क्योंकि पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत में हो चुकी थी। ठीक है, पहली नगरीय क्रांति हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो प्रथम नगरीय क्रांति का द्योतक है। लेकिन क्या हुआ कि 2300 से 1750 यानी कि लगभग 550 साल का इतिहास रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद क्या हुआ ना कि उसके या तो स्वरूप में परिवर्तन हुआ या फिर उसका पतन हो गया। ये एक बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ या उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ इतना तो तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कहा जाता है कि भारत में एक रूरल बैकग्राउंड वाले जो है कल्चर जो है वो क्या है कि जन्म लिया और उसे प्राय जो है वैदिक युग कहकर पुकारा जाता। तो वैदिक युग पूरे इंटायर अगर हम पीरियड की बात करें तो पूरा वैदिक युग जो है एक रूरल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 6th सेंचुरी BC तक जाते जाते
भारत में बहुत सारी ऐसी नई नई मतलब जो है कह सकते हैं कि विशेषताएं सामने उभर कर आई, जिसने क्या किया, दूसरी नगरीय क्रांति को जन्म दिया, नगरों के एक बार फिर से उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। तो सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ किस काल में, इस 6th सेंचुरी बीसी में। इसके बाद देखिएगा इस काल की और एक महत्वपूर्ण बात थी, डी हो जाएगा 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उदय। यह भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उन 16 महाजनपदों में शासन के स्वरूप की अगर बात करें तो गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था वाले 2 महाजनपद थे, और शेष 14 महाजनपद में मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था में जो शासक का पद होता है ना, वो वंशानुगत नहीं होता है कि शासक पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम राजतंत्रीय शासन की बात करते हैं तो उसमें शासक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका सक्सेसर होता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर वंशानुगत शासन की व्यवस्था होती है। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन थे, अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल वगैरह हो गया, या कुरु हो गया, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल हो गया, गांधार, कंबोज हो गया, मत्स्य हो गया, इसी तरह से कह सकते हैं कि सूरसेन हो गया, चेदी हो गया, अवंती हो गया, है ना, इस तरह से कुरु और पांचाल हो गया। ये सब जो 16 महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों के बारे में हम सब समझने की कोशिश करेंगे, उसकी राजधानी के बारे में, उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट शासक है तो इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम सब जो है समझने की कोशिश करेंगे कि इन 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों साम्राज्य के रूप में अपने को तब्दील कर सका। तो यहां पर हम लोग इमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर के बारे में, मगध साम्राज्य का उदय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको हम इमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर, उन 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद सिद्ध हुआ। और यह ध्यान रखिएगा वहां पे हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश ने शासन किया, और उसमें विभिन्न शासकों की क्या क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम सब इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, इसके बाद अब जो है चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, वो है मौर्य काल। ठीक, वो कौन सा काल हो जाएगा, मौर्यन पीरियड। और ये मौर्यन पीरियड जो है ना, ये मौर्य काल, और मौर्य काल का जो समय है ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है ना आप ये कह सकते हो कि भारत का यह एक ऐसा युग है जब हम इतिहास की दहलीज को जो है पार कर रहे होते हैं। इतिहास की दहलीज पार कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस युग तक जाते जाते क्या होता है कि भारत के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य जो है एक साथ मिलने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये भारत का मतलब प्रथम ऐसा काल आप कह सकते हो जिस काल के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर इसके सोर्सेस की बात करेंगे ना तो बहुत तरह के सोर्सेस है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंडिका का की करेंगे, इंडिका की। इसके बाद किसकी बात करेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, अशोक के अभिलेख की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अशोक के अभिलेख, अशोकास इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंडिका आप सब इस बात को जानते हो कि इसके लेखक जो है वो कौन है, मेगास्थनीज है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य इसके लेखक है। ठीक है, कौटिल्य इसके लेखक हैं, और अशोकास इंस्क्रिप्शन अशोक से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे क्या है ना कि हम लोग इसके बारे में विशद बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है, उस इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है, किसके काल में आया था, किसका दूत बनकर आया था, भारत में प्रवास से जानकर, प्रवास से हासिल जो जानकारी थी उसको अपनी कौन सी पुस्तक में संकलित किया, क्या वो पुस्तक मूल रूप से अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे इंडिका के बारे में या मेगास्थनीज के बारे में पता चला, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। और साथ में हम लोग मेगास्थनीज के इंडिका से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या बताता है। वो कहता है भारत में दास प्रथा का चलन नहीं है, लेखन कला का परिचय मतलब जो है चलन नहीं है,
या फिर जो है भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त है। यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन भी 5-5, तमाम तरह की ऐसी जो बातें हैं वो मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ध्यान ये रखना है कि इससे एक मतलब कह सकते हैं कि कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, कैसा है, इसकी बात वो नहीं करता। बात ये करता है कि एक शासक या एक किसी भी देश या राज्य की जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन की बात करता है कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप ये समझ लीजिए कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ना, वो मूल रूप से कह सकते हैं बहुत दिनों तक ये पता ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, पंडित आर श्याम शास्त्री को साउथ इंडिया में किसी स्थान पर कौटिल्य का जो मूल प्रति था ना अर्थशास्त्र वाला, वो कहा जाता है कि एक ताड़पत्र पे लिखा गया, और ताड़पत्र पे लिखा गया और बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। और उसे जो है कहा जाता है कि पंडित आर श्याम शास्त्री ने प्राप्त किया, और एक एक जो है पेज को बहुत सावधानी से पलटकर उसमें लिखी गई जो बातें थी उसको रीराइट किया, और तब दुनिया के सम्मुख जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रकाश में आ सका। अशोक का अभिलेख के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको यह पता होना चाहिए कि अशोक जो है ना भारत का पहला ऐसा शासक है। ऐसा तो नहीं है कि अशोक के अभिलेख ही पहला अभिलेख था, अभिलेख इसके पहले भी। अभिलेख का मतलब होता है अभिलिखित। ऐसा कोई भी बात जो हम किसी दीवार पर, बर्तन पर, कहीं पर भी अगर हम इंस्क्राइब्ड करते हैं, हम उसको उकेरते हैं, उसको लिखते हैं, तो वो अभिलेख हो जाता है। और अशोक के पहले भी अभिलेख, तो आपने अगर पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा में आपको पता है एक साइन बोर्ड मिला, जिसे दुनिया का कहा जाता है कि साइन बोर्ड का ओल्डेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। और उसमें जो है ना, उसमें 26 अक्षरों वाले हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लिखे वहां पर एक लेख मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक के पहले भी अभिलेख कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थे, बल्कि इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य का ही सोगरा और महास्थान अभिलेख हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अशोक अभिलेख के मामले में किस मामले में विशिष्ट है? तो विशिष्ट इस बात को लेकर है कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की। यह इसकी विशेषता है। और अशोक के अभिलेखों में बहुत सारी वैरायटीज है। शिलालेख है, स्तंभ अभिलेख है, गुहा अभिलेख है। शिलालेख को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। हम लोग बृहद शिलालेख को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य बृहद शिलालेख और इसके बाद पृथक बृहद शिलालेख। तो तमाम तरह से कैटेगराइजेशन करेंगे और उसके जो कंटेंट है उस कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इन सारे जो एविडेंसेस है, इस एविडेंसेस से उस काल के शासकों के बारे में क्या पता चलता है, उस काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में पता करेंगे चौथे नंबर चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद 5वां हो जाएगा 232 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाएगा? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड। और ध्यान आपको रखना है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में ना क्या हुआ, 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की डेथ हो जाती है और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि लगभग 32 इधर हो गया 15, लगभग 47 साल के भीतर यानी सम्राट अशोक की मृत्यु के 87 साल के भीतर मौर्य वंश का पतन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो शासक थे ना, ये शासक एक प्रकार से बहुत ही कमजोर थे। कमजोर यानी इसका उत्तराधिकारी जो शासक था वो कमजोर था। और जैसे जैसे क्या हुआ कि कमजोर होने लगे, वीकर इसके सक्सेसर्स होने लगे। कहा जाता है कि भारत पर एक बार फिर से विदेशियों की निगाहें जो है वो पड़नी प्रारंभ हो गई। और भारत में ध्यान रखिएगा इस काल में यूनानी शक, पहलव, कुषाण का आक्रमण हुआ बारी बारी से और ये सब भारत में रच बस गए। तो यहां पर 2 तरह के वंशों की बात करेंगे कि भारत का जो स्थानीय राजवंश है वो स्थानीय राजवंश कौन कौन सा है, और साथ में विदेशी राजवंश कौन कौन सा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
जब स्थानीय राजवंश की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, ठीक है, इसमें शुंग वंश का, और दूसरा है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की बात करेंगे। और इस काल में अगर विदेशियों के आक्रमण की बात करें तो ध्यान ये रखना है कि इसका कोडिंग है यूशपकु, याद रखिएगा यूशपकु, यानी मतलब ये हो गया, यूश का मतलब है यूनानी, हिंद यूनानी। इसके बाद शक का मतलब है शक या सीथियन, पा से है पहलव, पा से क्या हो जाएगा पहलव, और कु से क्या हो जाएगा कुषाण वंश। ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत मतलब कह सकते हैं कोई भी टॉपिक जो है ना अपने आप में कोई मतलब अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हैं, पूछे जाने वाले एग्जाम की जो मतलब जो है उसकी जो शैली है या उसके पूछे जाने का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को अगर आप समझोगे तो आप बहुत हद तक निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि हमें किस चीज को पढ़ना है, किन बातों को छोड़ना है। यूनानी में जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शासक है राजा मिलिंद, राजा मिलिंद हो जाएगा, और एक है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस की बात करेंगे, हालांकि ये राजा नहीं था, ये दूत था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शक की जब बात करेंगे तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है इसमें वो है रुद्रदामन। क्या हो जाएगा रुद्रदामन। जब पहलव की बात करेंगे ना तो पहलव में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो शासक है गोंडोफिरनस, वो शासक क्या हो जाएगा गोंडोफिरनस हो जाएगा। कुषाण की जब हम बात करेंगे, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है उसका नाम क्या हो जाएगा कनिष्क। तो पहला वंश का शासक गोंडोफिरनस, कुषाण कनिष्क हो गया, शक रुद्रदामन, यूनानी हेलियोडोरस और राजा मिलिंद हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम शुंग वंश की बात करेंगे तो इसमें पुष्यमित्र शुंग एक इंपॉर्टेंट शासक हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद एक और शासक है भागभद्र, उसके बारे में बात करेंगे। सातवाहन वंश की जब बात करेंगे ना तो इसमें सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही दो शासक थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट शासक जिससे सवाल पूछे जाते हैं, एक गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, सातकर्णी प्रथम हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। और मौर्योत्तर काल भारत के इतिहास का एक ऐसा काल है जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, मूर्तियां बनने लगती है। और मूर्तियां बनती ही नहीं है बल्कि मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली का जन्म हुआ, गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल भी अपने आप में बहुत ही रोचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतिहास वैसे भी रुचिकर विषय है, और रुचिकर इसलिए भी है क्योंकि ये हमें एक अवसर देता है, हमें एक कह सकते हैं कि सामग्री मुहैया कराता है भारत के डिस्टेंट पास्ट को देख पाने का। क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो तो कहीं ना कहीं डिस्टेंट पास्ट से ही जुड़ी है ना। और जब हम अपनी जड़ों को समझने लगते हैं तो जाहिर सी बात है अपने देश से हमें प्यार होने लगता है। तो इसीलिए इतिहास क्या करता है ना कि वो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि वो वफादारी सिखाता है। वो हमें क्या करता है, वो हमें टीच करता है, वो हमें लेसन देता है कि हम कैसे अपने आचरण में किस तरह का मतलब जो है कह सकते हैं कि अनुशासन रखें, जिससे हम अपने देश की जो रवायतें हैं और देश का जो भविष्य है उस भविष्य को हम बेहतर बना सके, हम उसके बेहतर निर्धारण में अपना योगदान कर सके। तो इतिहास को समझना जरूर। जो जड़ों से कट गया ना वो हमेशा वो टूटे मतलब जो है कटे हुए पतंग की तरह, ठीक है। लेकिन जो जड़ों से जुड़ा हुआ है तो वो कह सकते हैं कि आसमान पर कह सकते हैं कि जो पतंग लहराते हैं बिना कटे, वो कितना खूबसूरत लगता है, कितना तह मतलब जो है कह सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उनमें चंचलता होती है, कितनी ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है एक वाइब्रेशन होता है। तो उसी तरह से अगर हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हम पतंग की तरह आसमान में बहुत ही खूबसूरती से उड़ेंगे, जिसमें कहीं किसी तरह की जो है कोई भी अड़चन कोई भी, और जो आह्लाद है ना, वो निश्चित रूप से बहुत ही खिलखिलाकर निकलकर सामने में आ सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चलिए छठे नंबर सवाल, छठा नंबर सिलेबस की बात करें तो छठा नंबर सिलेबस है ना वो है गुप्ता डायनेस्टी। क्या हो जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्त वंश हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके भी जानकारी के जो सोर्सेस है ना
वो सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसके भी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दोनों तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। इस काल में तो सिक्के वगैरह सब जो है मतलब कह सकते हैं कि भारत के इतिहास का ये गोल्डन एज कहलाता है। तो आम लोगों के लिए गोल्डन एज तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन अगर हम कला के दृष्टिकोण से देखें, साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, तो निश्चित रूप से यह काल जो है एक स्वर्ण युग था। और इस काल में हम लोग जो है सोर्सेस की बात करेंगे, हम लोग अमर सिंह के अमर कोश की बात करेंगे, हम लोग सिंहासन बत्तीसी की बात करेंगे, वेताल वेताल जो है वेताल भट्ट के, ठीक है। इसी तरह से कालिदास की पुस्तकें हैं, और वो कालिदास की 7 जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ठीक है, ऋतु संगारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के बारे में। हम लोग वात्स्यायन का कामसूत्र की रचना इसी काल में हुई थी। इसी तरह से सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिन्हें कि फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है भारत में, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी। उनकी पुस्तक वो गुप्त काल के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। शासकों के हिसाब से बात किया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इसी तरह से चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, इन सारे शासकों की बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे इस काल में, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में अगर हम मंदिरों के निर्माण के दृष्टिकोण से बात करें, मंदिरों का निर्माण सबसे पहली बार भारत के इतिहास में इसी काल में हुआ था। इसी काल में मंदिरों के निर्माण के स्पष्ट प्रमाण मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और मंदिरों का निर्माण जो है ना, इस काल में कहा जाता है कि पहले मंदिरों की छतें सपाट होती थी, लेकिन फिर इसी काल में शिखर युक्त टेंपल बनने लगे। और शिखर युक्त टेंपल का जो प्रथम उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर ये झांसी ललितपुर में है, और ये ना सिर्फ शिखर युक्त मंदिर के प्रथम उदाहरण है, बल्कि गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वाधिक खूबसूरत भी है। सर्वाधिक खूबसूरत, सर्वाधिक खूबसूरत भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी ना हम लोग बहुत सारे मतलब से कह सकते हैं सोर्सेस की बात करेंगे, एविडेंसेस की बात करेंगे, और ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे वैज्ञानिक भी हुए, जिन्होंने कि कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र को या खगोल विद्या को जो है समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिष विज्ञान प्लस जो है जो भौतिकी और रसायन विज्ञान, इस तरह के बहुत सारे जो वैज्ञानिक पहलू है ना, वो अपने आप में इस काल में बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट जो चैप्टर है वो 7वां नंबर चैप्टर, और 7वां नंबर जो चैप्टर है ना वो है गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल हो जाएगा? गुप्तोत्तर काल। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? पोस्ट गुप्ता पीरियड। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप अगर देखिए तो भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, कई छोटे छोटे राज्यों में। और उसके पीछे कहा जाता है कि जिस एक कॉन्सेप्ट ने भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था, बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो सामंतवाद की अवधारणा थी। ये सामंतवाद की जो अवधारणा ना, फ्यूडल, ये फ्यूडलिज्म जो है वो किससे निकला है? फ्यूडल, फ्यूडल शब्द से निकला है। और फ्यूड शब्द अंग्रेजी शब्द फ्यूड से, जो लैटिन भाषी शब्द फीप से निकला है। और फीप का मतलब होता है जागीर, और जागीर का मतलब होता है भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसका स्वामी, ठीक है, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसका स्वामी ए सेवा करने की कुछ शर्त के साथ बी को दे देता है। और ये जो बी है जिसको इसने ये अधिकार दिया, इस ये भूमि उसे दी, उसको वहां पे शासन करने का प्रशासन करने का, भू राजस्व की वसूली करने का, यहां तक कि बाद में न्याय प्रदान करने का, चोरों को दंड देने का भी अधिकार जो है वो दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा जो है पता चला ये भी हो गया, ये भी दूसरा जागीर है, तीसरा जागीर है, चौथा जागीर। तो जब आप ये सारी शक्तियां इसको देने लगोगे तो केंद्र तो जाहिर सी बात है कमजोर होगा ना। कमजोर जब होगा तो जैसे ही कमजोर होगा, इन सब ये सारी शक्तियों का प्रयोग तो ऑलरेडी कर ही रहा है, लेकिन चूंकि अभी ताकतवर शासक था इसलिए इसके सबॉर्डिनेट के रूप में शासन कर रहा था।
लेकिन जैसे ही ये कमजोर हुआ, इन सब राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने को आजाद कर दिया। और इस तरह से भारत कई छोटे छोटे राज्यों में चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है, बादामी के चालुक्य तो राष्ट्रकूट वंश हो गया, इसके बाद पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, खजुराहो का चंदेल वंश हो गया, कश्मीर में गोनंद वंश है, करकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहर वंश है, न जाने कितने ऐसे राज्य। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। तो जब भी देखिए क्या होता है ना, वो कहावत है ना, डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइट वी स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम एकजुट रहते तो हम शक्तिशाली होते, जैसे ही बिखर जाते हम कमजोर पड़ जाते। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ, और फिर तुर्कों ने भारत में अपनी प्रभु सत्ता की स्थापना की। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद वंश, लोदी वंश आया। फिर उसके बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ, फिर ये मुगल कहलाए, फिर मुगलों का लंबा शासन रहा। तो एक प्रकार से पिछले मतलब बीच में करीब करीब 350 से 400 वर्ष का जो इतिहास है, 1206 से लेकर मतलब जो है, अगर हम 1858 तक की बात करें, तो आप एक तरह से समझ जाते हो कि पिछले मतलब जो है 600 से 700 वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है मुस्लिम शासन के अधीनस्थ रहे, है ना। और केवल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मध्यकाल पूरा का पूरा मुस्लिम काल है, बहुत सारे हिंदू विजयनगर राज्य आए, मराठा राज्य आए, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स की एक बहुत ही प्रभावशाली भूमिका थी, बहुत ही ज़्यादा उसका असर था भारत में, भारतीय जनजीवन पर। तो उसके बारे में फिर वहाँ से मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इतना जो है ना, अगर आप इसको देखते हैं तो ये फिर हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मोटे तौर पे ये रूपरेखा समझ ली होगी कि हम भारत के इतिहास को 2-3 भागों में बांटते हैं, और प्राचीन भारत हमारा है, और प्राचीन भारत के अंदर वो पहला पोर्शन है, और प्राचीन भारत के अंदर हम लोग मुख्य रूप से 7 चैप्टर्स को देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इंट्रोडक्टरी जो सेशन है, इस सेशन से आपको एक समझ विकसित हुईगा, आपको एक दिशा मिली होगी कि हमें वास्तव में प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने और क्या क्या हमें पढ़ना है, और किस तरह से उसे रोचक बनाकर पढ़ना है, ताकि दिमाग पर हमें जो है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतर टीम जो है काम कर रही है। हर एक टीचर अपने आप में जो है अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर सेवा दे सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है, और आपका दिन शुभ रहे। और जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं फिर से एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आपका दिन शुभ रहे, आपका भविष्य बेहतर रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ, और फिर अगले सेशन में उपस्थित होंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।